नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम बिहार पे हम में। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। सुमित, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कहते हैं ना कि जीवन की शुरुआत बहुत हद तक तय कर देती है कि आप किस दिशा, आपकी दिशा क्या होगी आगे चल के, करियर की या जिंदगी की। तो जानना चाहेंगे कि बचपन में क्या आपका भी वही रुझान था कि भाई आप किसी की मिमिक्री करते थे या आप नकल उतारते थे किसी की, या फिर स्कूलों में एक्टिंग वगैरह करते थे ड्रामा में? नहीं, बेसिकली बचपन में मैं बहुत शरारती तो था नहीं। अच्छा। लेकिन वो कहते हैं एक नॉटीनेस है और बहुत शांत बैठने वाला बच्चा है, तो कुछ ऐसा ही रहता था मेरे साथ बचपन में। और मैंने कोई मिमिक्री तो नहीं किया, लेकिन मैं गांव में जब जाता था तो वहां पर दशहरे में जो नाटक देखता है, रात भर प्लेस होते थे वहां पर, और उसमें अपने रिलेटिव्स को या फिर अदर पीपल को देखता था कि मुस्कुराहट लगा के उसके बाद परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो एक बहुत एक्साइटमेंट होता था कि जिसको मैं देख रहा हूँ कि उनका मुस्कुराहट नहीं है और मुस्कुराहट लगा के वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो बहुत एक्साइटिंग होता था मेरे लिए। उसके बाद जब मैं 7th स्टैंडर्ड में गया तो स्कूल से अपने फ्रेंड्स के साथ सिनेमा देखने के लिए जाता था, और कई बार ऐसा हुआ कि बंक मार के भी सिनेमा देखने का मतलब ऐसा हमने किया। वो करने के बाद मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ फिल्मों से प्रभावित होने के बाद मैंने सोचा कि अब मुझे एक्टिंग करनी है। और उसके बाद मैंने फिर जब 10th दिया, 10th देने के बाद मैंने सोचा कि अब कैसे, कुछ मार्गदर्शन नहीं हो पा रहा था मुझे, कैसे स्टार्टअप किया जाए आखिर। तब मैंने मनोज बाजपेयी जी की इंटरव्यू पढ़ी, उसमें लिखा हुआ था कि अगर आपको कुछ करना है, एक्टिंग सीखना है, क्योंकि हम लोग क्या होता है आज के युवा पीढ़ी स्कूल्स के पीछे भागते हैं पहले, लेकिन हमारा क्या था कि उस वक्त उनके मार्गदर्शन से हमें ये पता चला कि आप क्षेत्रीय रंगमंच से पहले जुड़िए। तो मैंने वही किया, प्रेमचंद अंशाला से शुरुआत किया, फिर इक्ता पटना से जुड़ा, उसके बाद फिर भंगीमा चेतना समिति मैथिली रंगमंच से जुड़ा, और उसके बाद बिहार थिएटर माइंड से जुड़ा, और देन फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सिक्किम का सफर हुआ, फिर मुंबई यूनिवर्सिटी एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स, उसके बाद फिर जब आप रंगमंच से जुड़े, क्षेत्रीय रंगमंच से, तो आपका सिलसिला जो है यूं चल पड़ा। आपने एनएसडी से पूरी पढ़ाई की अपनी, काफी मशक्कत करनी होती है, मुझे पता है एनएसडी के बच्चों को जब जाते हैं वहां पे पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स को। तो जानना चाहेंगे कि एक एक्टर के लिए, एक अभिनेता के लिए क्या क्या बारीकियां हैं जो ध्यान में रखनी है और किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना होता है? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय सिक्किम में जब मैं पढ़ रहा था तो वहाँ तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, आपको बहुत सारे थ्योरीज पढ़ाए जाते हैं। उसमें मैं भारत में नाट्य शास्त्र की बातों को मैं अभी बताना चाहता हूँ कि एक अभिनेता के लिए नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने क्या कहा है। जैसे आज हम नाट्य शास्त्र को ही पंचम वेद के रूप में माना गया है और कहा भी गया है। नाट्य शास्त्र में एक टॉपिक है एकादश नाट्यांग, जिसमें 11 अंग नाटक के बताए गए हैं। उसमें एक अभिनय एक टॉपिक है। अभिनय एक बहुत वास्ट टॉपिक है जिसमें 4 पॉइंट्स दिए हुए, जिसमें आंगिक है, वाचिक है, आहार्य है और सात्विक है। आंगिक यानी कि बॉडी लैंग्वेज। आप जो अभी मैं जो बोल रहा हूँ तो मेरे साथ मेरा जो बॉडी लैंग्वेज चल रहा है, मेरे जो एक्सप्रेशन है, ये आपका हो गया आंगिक। वाचिक जो मेरा स्पीच है, कितना शुद्ध मैं बोल रहा हूँ, शुद्ध बोल रहा हूँ या शुद्ध बोल रहा हूँ, दोनों में फर्क है। ये एक एक्टर को ये जानना चाहिए। उसके बाद फिर आहार्य आता है, यानी कॉस्ट्यूम, जो कपड़े में जो पहन के आया हूँ अपने पास, ये कॉस्ट्यूम आपके कैरेक्टर के हिसाब से होता है, मेकअप होता है, ये सारी चीजें होती है। और सबसे वाइटल इसका पॉइंट है सात्विक। सात्विक मीन्स आप जो भी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उसको आप पूर्ण रूप से, पूरे सच्चे निष्ठा से कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, ये सात्विक में आता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि एक अभिनेता को या फिर एक युवा जो एक्टिंग करना चाहता है, वो पहले से ही इन सारी चीजों की प्रैक्टिस करे, और जब वो प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए कहीं अप्लाई करे तो ये सारी चीजें उनकी बेसिक्स जो है वो क्षेत्रीय रंगमंच से कम डेवलप होगा, और वहां से वो डेवलप करके आगे की ओर बढ़े। चलिए, बहुत अच्छी आपने बात कही और वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किन किन जो बारीकियां मैंने पूछा था, बारीकियों को बता दिया कि कितने आप इन चीजों पे अगर ध्यान देते हैं तो आप शायद एक बेहतर अभिनेता के तौर पर या एक बेहतर डायरेक्टर के तौर पर आप सामने आ सकते हैं। चलिए, हमारी बातचीत यूं ही आगे जारी रहेगी। अभी बहुत सारी बातें करनी है, हमें एक्टिंग के बारे में जानना है, अपनी क्षेत्रीय सिनेमा जो है, क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में जानना है। तो चलिए, यहाँ पर रुक रहे बहुत छोटे से अंतराल के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। सुमित जी, जानना चाहेंगे आपसे, चूंकि जब हमारी बातचीत हो रही थी तो आपने कहा कि आपने मैथिली नाटक भी किया है। हाँ जी। तो जानना चाहेंगे कि इससे कैसे आपका जुड़ाव हुआ, और साथ ही साथ अगर मैथिली नाटक का 1-2 डायलॉग्स हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल। मैथिली रंगमंच से जुड़ाव इसलिए हुआ क्योंकि मेरे घर में मैथिली भाषा बोली जाती है, और मैं इस लैंग्वेज के बहुत करीब हूँ। बचपन से अपने माता पिता के द्वारा ये सब भाषाएं सुनता आया हूँ, और
जब मैं हिंदी रंगमंच कर रहा था तो मुझे पता चला कि पटना में मैथिली थिएटर भी होता है। जैसे हिंदी रंगमंच के लिए लोग कालिदास संग्रहालय के बाहर जाते हैं, वहां पर जाके पता करते हैं कि मुझे एक्टिंग सीखना है, थिएटर करना है, इतना जाते हैं, प्रेमचंद इंशाल्लाह जाते हैं। उसी तरह से मैथिली रंगमंच के लिए हमें विद्यापति भवन का नाम मुझे पता चला, तो मैंने कहा कि अच्छे पता करते हैं। मैं गया विद्यापति भवन, वहां पर पता किया कि यहाँ कुछ होता है कि मैथिली के लिए मुझे मैथिली करना है। तब मेरा जुड़ाव भंगीमा से हुआ। भंगीमा बहुत चर्चित मैथिली संस्था है पटना की, और उसके बाद फिर चेतना समिति से मैंने नाटक किया। नाटक के रूप में मैंने एक नाटक किया था कुणाल जी के निर्देशन में, गोनू झा, जिस तरह से डिवीजन से बहुत प्रचलित हैं अपने मगही क्षेत्र में, उसी तरह से हमारे मिथिला में गोनू झा बहुत प्रचलित है। उनकी बुद्धिमत्ता को मतलब बहुत प्रसिद्धि है। दोनों का कैरेक्टर काफी बिल्कुल बहुत मिलता है। तो उसमें मैंने भाट का कैरेक्टर किया था, जो क्या होता था कि पहले के जमाने में राजा महाराजा के सामने भाट जो है वो इंटरटेन करने का काम करते थे। अच्छा। तो वो मेरा कैरेक्टर था, और गोनू झा भी उसी दरबार में रहते थे। तो गोनू झा अपनी बुद्धिमत्ता से कैसे चीजों को लाएंगे, और इसके एवज में भाट किस तरह से एक्सप्लेन करता है। तो वो गाता है तो ऐसे बोलता है, एक खिस्सा के खिस्सा कहब आई हम, एक खिस्सा के खिस्सा कहब आई हम, अहाँ कहब त जानब अहाँ के मर्जी, अहाँ कहब त जानब अहाँ के मर्जी, जेने लाठी धरे आने ढाई करे, जेने लाठी धरे आने ढाई करे, मात्र बुद्धि बड़े सबटा विजय रहे, एहने लोक की खिस्सा कहब आई हम, अहाँ कहब त जानब अहाँ के मर्जी। इस तरह से कुछ हम करते हैं। इसके अलावा एक प्ले मैंने किया था, फास्ट किया था मैंने, उसका एक कॉमेडी कैरेक्टर है। घर में बड़ा अक्सर मेरी सिस्टर बोला करती है, माँ कहते रहती है कि वो सुनाओ। वो कैरेक्टर कुछ इस तरह का है। मैथिली का वो संवाद बहुत घर में पॉपुलर है एक्चुअली। बोलते हैं ऐसा, विमान बाबू आप आसानी क्यों ना पढ़ा दो? सर वो नहीं पढ़ा सर, मैंने हम ही पढ़ा दो। सर बोला आसानी से फॉलो कर सुनिए, बॉस में चलो। जब कंडक्टर टिकट मांगलक तो जेब में हाथ दिलो, आखिर आसानी आज तक थमो सरकार के पाए जुनस करियो, और वो टिकट पकड़ा कर हमरा हाथ में कहलक एने छुरा छे, एही से आके बात करब, दर हम की कहते से रानी बस को दिलो तो केने चोट लागेला। समथिंग लाइक दैट। इस तरह के कुछ कैरेक्टर्स है जो हम लोग मैथिली में करते हैं। मैथिली में खासतौर से मुझे कॉमेडी कुछ मिल जाता है तो करने में मजा आता है, क्योंकि अपनी भाषा घर में बोलते हैं तो थोड़ा क्लोज हूँ उससे। हाँ जी, हाँ जी। एक कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता होगा, क्योंकि आपने बचपन से मैथिली को ही सुना है। हाँ, एक कनेक्शन स्टैब्लिश बहुत एक्साइटेड हो गया था मुझे पता चला कि पटना में मैथिली को होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब भाषा से तो प्रेम हम सबको होता है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन रीजनल जो भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, उनसे हमारा एक अगाध प्रेम होता है। हम बात करें भाषा की, भाषा के उत्थान के लिए अगर उस क्षेत्र के लोग काम नहीं करेंगे तो शायद कोई बाहर वाला आकर आपकी भाषा के उत्थान में काम नहीं करेगा। स्वागत है आपका इस छोटे से अंतराल के बाद। हम भाषाओं के उत्थान के बारे में बात कर रहे थे। हम चलते सुमित के पास। सुमित, चूंकि आप शुरू से मैथिली से जुड़े हैं, बचपन से घर में मैथिली का माहौल था, लेकिन आप जब क्षेत्रीय रंगकर्म से जुड़े तो आपने भोजपुरी में भी किया, मैथिली में भी किया, आपने थिएटर मगही में भी किया, तो आपकी क्या सोच है भाषा को लेकर? देखिए प्रिया जी, हम सब जानते हैं कि संस्कृत से निकल के बहुत सारी भाषाएं बनी हैं, ठीक है। और बिहार में मुख्य रूप से 5 भाषाएं बोली जाती हैं। वैसे बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से 5 भाषाएं बोली जाती हैं: मगही, मैथिली, अंगिका, बज्जिका और भोजपुरी। जी हाँ, तो ये 5 भाषाएं बोली जाती हैं। और इसकी शुरुआत अगर हम अपने घर से करें तो शायद ये जो है कहते हैं लोग कि विलुप्त होता जा रहा है। ये इंग्लिश का जो कल्चर आ गया है, बेटा व्हाट आर यू डूइंग दिस, मतलब ये सब जो इंग्लिश नहीं है बचपन से सिखा रहे हैं उसको, अपने घर की भाषा उसको नहीं, उसको मगही बोलना नहीं बताते हैं। उन्हें अपने जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं वो मगही में नहीं बात करते हैं, मैथिली में नहीं बात करते हैं, तो बच्चे कैसे सीखेंगे? तो हमारा जो लैंग्वेज है वहीं पर तो खत्म हो जाएगा। तो मैथिली लैंग्वेज से मेरा जुड़ाव इसलिए हुआ क्योंकि मेरे मम्मी पापा घर में ही बचपन से ही मैथिली बोले, उन्होंने मुझे सिखाया वो बोलना, और तब उस लैंग्वेज से मेरा अटैचमेंट हुआ। देन फिर मैंने हिंदी करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, अब मैथिली मेरी भाषा है, इसमें कैसे क्लोज होते हैं भाई। तो जब मैं मैथिली ग्रुप से जुड़ा तो मुझे लगा कि मेरा बहुत बड़ा सोसाइटी मुझे मिल गया, मेरा फैमिली मिल गया मुझे।
तो ये बहुत मुझे अच्छा लगा, और इसलिए मैं कहूंगा कि घर में सभी गार्जियंस को कि अपने बच्चों को कम से कम अपनी भाषाओं को ज्ञान, उसका ज्ञान जरूर बहुत अच्छी बात हाँ आपने कही। बिल्कुल। हिंदी तो वो सीखते ही हैं, क्योंकि ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, आप बाहर जाते हैं तो हिंदी में ही आपको बोलना होता है। स्कूल्स में तो इंग्लिश इतना सिखाते हैं कि आप नॉन स्टॉप 6 घंटा 8 घंटे की क्लास में इंग्लिश में ही बोल रहे हैं, टॉयलेट भी जाना इंग्लिश में, पढ़ना भी इंग्लिश में, हिंदी के शब्द भी नहीं जान पाते हैं स्कूल में बच्चे। उनको गार्जियंस को बताना होता है कि हिंदी में ये होता है, मैथिली ऐसे बोलिए, मगही ऐसे बोलिए, बच्ची का ये लैंग्वेज है, हमारा ये लैंग्वेज है, हम ऐसे बोलते हैं, तब तो हमारा लैंग्वेज बचा रहेगा। मातृभाषा से तो आपको प्यार करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको अपनी पहचान, अपनी संस्कृति बचा कर रखना है, अपने पुराणों और अपने वेदों को बचा कर रखना है, तो भाई अपनी भाषा से तो प्यार करना ही होगा। ये थे हमारे आज के मेहमान। तो चलिए फिलहाल दर्शकों, आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा और आप क्या सोचते हैं इस प्रोग्राम के बारे में, फटाफट से